नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ज्योमेट्री की क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं और दो क्लासेस हम लोग ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर रखी हैं। तो वो दोनों बेसिक क्लासेस थी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। हालांकि ये ट्रायंगल की बेस क्लास ही होगी, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पूरे के पूरे ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, पूरी ज्योमेट्री, पूरी टेक्नोमेट्री और आने वाला जो हमारा मेंसुरेशन वगैरह है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा समझते हैं इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी कोई आकृति है उसको क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोल देंगे, है ना। अब इसमें तीन भुजा होंगी और तीन कोण भी होंगे, और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये सब आप जानते हो। चलो, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। ये कोई हमारा ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। तो तीन कोण हो गए हमारे। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि ये तीन भुजाएं हो गई, देखो कोण ए के सामने की जो भुजा है उसको हमने स्मॉल ए नाम दे दिया, कोण बी के सामने की जो भुजा है उसको हमने स्मॉल बी नाम दे दिया, और ऐसे ही कोण सी के सामने की जो भुजा है उसको हमने स्मॉल सी नाम दे दिया। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं भी हो गई, है ना। अब ये तीन भुजाओं से ये त्रिभुज बनता कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारे पास आ गया 180 डिग्री। ये तीन भुजाओं का क्या रोल होता है? क्या तीन कोई भी भुजा लेकर हम त्रिभुज बना सकते हैं? चलो, मैंने आपको जैसे बोला है, एक भुजा ले लो 3 सेंटीमीटर की, एक भुजा ले लो 5 सेंटीमीटर की, और एक भुजा ले लो 15 सेंटीमीटर की, है ना। तो बताओ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जरा समझना है। तो बचपन में जरा याद करो, हम लोग बचपन में कैसे करते थे सारी बातों को। हम सबसे बड़ी भुजा को पकड़ते थे और एक लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है। ये कितनी सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की। ऐसे ड्रॉ करते थे। इस कोने से प्रकार पकड़ते थे, है ना, जो जो चौकोना टाइप का नहीं होता है, उसको पकड़ते थे, 3 सेंटीमीटर अपने प्रकार में भरते थे और एक चाप लगाते थे। ऐसे ही लगा दिया 3 सेंटीमीटर का चाप। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर को प्रकार में भरते थे और चाप लगाते थे। लेकिन जब ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते थे तभी तो त्रिभुज बनता था। जिस पॉइंट पे कट करते थे उससे हम मिला देते थे यहाँ के। लेकिन जब ये कट ही नहीं करेंगे तो त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिभुज बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, और त्रिभुज बनने के लिए जिन प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है वो प्रॉपर्टीज क्या है, जरा समझते हैं इस बात को, है ना। किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बेसिकली वो दो नहीं है, वो एक ही प्रॉपर्टी है। उसको बस दूसरी वाली प्रॉपर्टी को पक्षांतर करके लिखा गया है। क्या है ये प्रॉपर्टी, जरा समझिए। कहते ये हैं कि जब भी कभी त्रिभुज बनता है तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल, ये कैसा होना चाहिए? ये बड़ा होना चाहिए जो तीसरी भुजा होगी थर्ड साइड उससे। किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल जो तीसरी भुजा होगी उससे अगर बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, और अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम ए और बी को ले लें तो ए और बी का योगफल सी से बड़ा होना चाहिए, बी और सी का योगफल ए से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा ए हो गई यहाँ पे, और ए और बी का योगफल सी से बड़ा होना चाहिए। ये तो हम देख ही चुके हैं। यहां से और देख सकते हैं कि ए और सी का योगफल बी से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाएंगी, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। तो त्रिभुज की किन्हीं भी तीन भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल और तीसरी भुजा से अगर बड़ा हो गया तो त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बताओ 3 और 5 का योगफल कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, और 8 तो छोटा होता है 15 से ना। इसका मतलब इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये जो हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। क्लियर है? आपको कोई भी तीन भुजा दे देगा और प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ त्रिभुज कैसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसी का डिफरेंस है ना, डिफरेंस फॉर्म है, केवल पक्षांतर करके लिखा गया है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर कैसा होगा? छोटा होगा। किससे? थर्ड साइड से। जो योगफल है वो, जो सम है वो बड़ा होगा, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो छोटा होगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे अगर मैं बोलूं कि ए और बी का जो अंतर है वो कैसा होगा? सी से छोटा होगा। बी और सी का जो अंतर है वो कैसा होगा? वो ए से छोटा होगा। ए और सी का जो अंतर है वो कैसा होगा? वो बी से छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इसी प्रॉपर्टी का एक पक्षांतर रूप है और कुछ नहीं है। अगर पहली होल्ड करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी, इसको चेक करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी चेक करिए, त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है ये बता देगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए जरा कुछ और बातों को समझते हैं यहाँ पे ट्राइंगल में।
देखिए त्रिभुजों के गुण, यही तो लिखा गया है यहाँ पे, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल किसी तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि भाई त्रिभुज बनेगा। तो यही पे तो ये लिखा है ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है ना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, तो जरा पहले बताओ ये कितना होगा। तो ये होगा 70 60 कितना हो गया 130, और पूरा योगफल 100 कितना होता है 80 होता है। तो 180 में से 130 घटा दो, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो 70 ये सबसे बड़ा है, तो 70 के सामने जो भुजा होगी ये सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होगी, तो ये 50 सबसे छोटा है, इसके सामने की जो भुजा होगी ये कैसी होगी, सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी। यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर नाम दे दूं यहाँ पे, चलो ठीक है, ये ए है, ये बी नाम है और ये सी है, तो बताओ इनके ऑर्डर का, इनको अगर आरोही क्रम में लिखे तो कैसा ऑर्डर होगा इनका। आरोही क्रम में सबसे छोटे को सबसे पहले लिखते हैं, तो बी सबसे छोटी है, उसके बाद कौन सी है, फिर सी है, उसके बाद कौन सी है, फिर ए है। यानी ए भुजा हमारी सबसे बड़ी होगी और बी भुजा सबसे छोटी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। क्लियर है। अब दूसरी बात जरा समझो, बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये किसका बाह्य कोण है, इस वाले कोण का, इस वाले कोण का ये क्या है, बाह्य कोण है। अब अगर ये बाह्य कोण है तो इसके सामने के दो अंतः कोण कौन से हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो कह रहा है इस पहले वाले का इस दूसरे वाले का अगर हम योगफल कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, इसी बाह्य कोण के बराबर आएगा। कैसे, जरा समझो। मैंने मान लिया यहां पे कुछ भी कि ये हमारा जो कोण है ये है अल्फा और ये कोण हमारा बीटा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो कैसे होगा। आप सबसे पहले एक काम करो, अच्छा पहले ये बताओ बाह्य कोण कैसे बनता है भाई। बाह्य कोण बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि बाहर का कोई भी कोण, जैसे ये बाहर का कोण है, ये बाह्य कोण हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये बाह्य कोण नहीं हुआ। बाह्य कोण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जरा समझ लो इस बात को। कोई भी एक भुजा बाहर की तरफ बढ़ा दो, जैसे ये भुजा हमारी वाली है, इसको बाहर बढ़ा दो, ऐसे ये बाहर की तरफ बढ़ गई, ये जो कोण हुआ ये बाह्य कोण हो जाएगा, है ना। ये इस वाले कोण का बाह्य कोण है। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे दोस्तों, इसको ऐसे बढ़ा देते तो भी ये वाला कोण कौन सा होता, बाह्य कोण होता, इस वाले कोण का, है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, कोई भी एक भुजा बाहर बढ़ा दो बाह्य कोण बन जाएगा। इस वाली भुजा को ऐसे ऊपर बढ़ा दो, ये बाह्य कोण हो गया इस वाले कोण का। इसको ऐसे बढ़ा दो, ये वाला बाह्य कोण हो गया इस वाले कोण। तो जैसे मन करे वैसे बढ़ा दो, ये बाह्य कोण हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, तो जरा समझो पहले ये वाला कोण कितना होगा भाई, ये होगा 180 डिग्री में से इस अल्फा और बीटा के योगफल को घटा दें, ये तो करेंगे। तो ये कोण कितना हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा जरा समझो ये पूरा कोण कितना होगा, ये वाला। तो आप बोलोगे ये तो पूरा 180 होता है, मतलब ये निकालने के लिए इसको 180 में से घटा दें। तो इसको निकालने के लिए देखो 180 माइनस ये कितना है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो खोल दो, ये तो कट गया, ये प्लस में हो जाएगा, तो यही तो आ गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो जो अंतः कोणों का योगफल होता है वो सामने वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इसको आप बोल दोगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो कुछ बातों को जरा ध्यान रखो। यहाँ पे मान लो ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 80 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना होगा, 40 ही होगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने चल रहे हैं, क्या, साइन रूल। अब पहले तो ये जान लो कि अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, ये त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी। कोण ए के सामने की भुजा ये स्मॉल ए, कोण बी के सामने की भुजा ये स्मॉल बी, और कोण सी के सामने की भुजा ये स्मॉल सी। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है यहां पे, देखो साइन ए, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं इसको प्रूव करता हूं, अपॉन स्मॉल ए, ये बराबर होगा साइन बी अपॉन स्मॉल बी, इसके सामने की भुजा, और साइन सी अपॉन स्मॉल सी, यानी जो जो कोण का साइन लिया उसके सामने की भुजा ले ली। और ये भी बराबर होता है 1/2r के, ये बराबर किसके होता है, 1/2r के। आगे जब आप r पढ़ोगे ना, r, ये r क्या होता है, तो ये r दोस्तों होता है जब आप परित्रिज्या पढ़ोगे तो वहां पे उस r के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखना, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं केवल,
इतना ही बता रहे हैं आपको कि ये 1/r के बराबर होता है। अब ये आया कहां से जरा समझो। अगर मैं यहां पे से एक लंब डाल दूं, ठीक है, ये लंब डाल दिया, इसकी मैंने हाइट को h मान लिया, ठीक है, ध्यान रखना जरा इस बात को। जरा साइन थीटा लगाओ या साइन बीटा। साइन बीटा आप जानते हो कितना होता है। साइन थीटा अगर की हम बात करें तो साइन थीटा होता है लंब और बटे कर्ण। 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है और लंब हमारा क्या होता है, ये ऊंचाई लंब हो जाती है। तो अगर मैं साइन बीटा लगाऊं दोस्तों, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा यहां से h अपॉन ये कर्ण हो जाएगा c, h अपॉन c, ठीक है। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी c साइन b, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखो। अगर मैं इसी तरह से साइन c लगाऊं, तो साइन c लगाऊं तो ये h हो गया हमारा, है ना। तो साइन c कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा h अपॉन b। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b साइन c आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जरा इन दोनों की अगर हम बात करें तो बताओ ये दोनों ही h की वैल्यू है, बराबर होंगी, यानी कि c साइन b की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी b साइन c के। होगी कि नहीं होगी। बस एक के नीचे एक रख दो, तो साइन b अपॉन b ये बराबर होगा साइन c अपॉन c के। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जब मैं यहां से दूसरा लंब डालूंगा तो उसको h1 कुछ मान लूंगा और फिर कोण a और कोण c का रिलेशन निकालूंगा, तो कोण a और कोण c से साइन c अपॉन c बराबर साइन a अपॉन a आ जाएगा। तो तीनों मिला के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इस रिलेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान रखो आप। मैंने एक त्रिभुज बनाया, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये त्रिभुज A, ये B और ये C। कोण A के सामने की भुजा को हमने क्या लिखा यहाँ पे, कोण A के सामने की भुजा को हमने लिखा स्मॉल a, कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b, कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c। तो साइन रूल कहता है कि साइन A अपॉन a, यानी जिस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात की है तो इसके सामने की भुजा और इस कोण का साइन, ये बराबर होगा साइन B। तो B के सामने की भुजा कितनी हो गई, स्मॉल b, और ये साइन C, इसके सामने की भुजा कितनी है, स्मॉल c, और ये बराबर कितना होता है 1/2r, जहां पे r क्या है, यहाँ पे ये है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, परित्रिज्या, परित्रिज्या। अब ये इतना काम का क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखो ये कोणों और भुजाओं के बीच में रिलेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, कोण और भुजा के बीच में रिलेशन बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसका मतलब अगर मैं भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लो ये तो कांस्टेंट है ही है, अगर मैं इसको k मान लूं तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन ए कितना हो जाएगा, हो जाएगा AK, ठीक है। ऐसे साइन B कितना हो जाएगा, हो जाएगा BK, और साइन C कितना हो जाएगा, तो में से कोई BK हो गया तो नहीं है, CK, है ना। ऐसे PK भी आ जाते हैं। तो चलो कोई PUK तो नहीं बैठा है। AK बराबर साइन A, BK बराबर साइन B और CK बराबर साइन C। तो बताओ अगर मैं अनुपात ले लूं AK BK CK का, तो A अनुपात K तो कट जाएगा, B अनुपात C किसके बराबर होगा, साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C। यानी अगर मुझे कोणों में अनुपात पता हो, कोण मुझे पता हो, तो मैं उनका साइन निकाल के उनमें अनुपात निकाल लो तो मुझे भुजाओं का अनुपात पता चल जाएगा। यानी ये क्या है, ये भुजाएं ही तो हैं, इसको नोट करो, ये क्या है, ये भुजाएं हैं। तो साइड्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे कोण तीनों पता है तो उनका मैं साइन निकाल लूं कोणों का, मुझे क्या पता चल जाएगा, इन तीनों कोणों में अनुपात पता चल, इन तीनों भुजाओं में अनुपात पता चल जाएगा। जैसे आओ जरा देखते कैसे निकालेंगे। भाई मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारे पास एक त्रिभुज है बड़ा सुंदर सा ABC, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ साइन, अगर A के सामने की भुजा ये A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C दे दें, तो बताओ ABC में रेशियो कितना होगा दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे, A के सामने कौन सा है कोण, 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90। ये अनुपात, ये किसका दूसरा, B के सामने का कोण कौन सा, ये B भुजा है ना, B के सामने का कोण कौन सा है 60, तो साइन 60, अनुपात साइन 60। फिर अनुपात C भुजा के सामने का कोण कौन सा है 30 डिग्री, तो साइन 30, ठीक है। साइन 90 1 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। पूरे अनुपात में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 2 अनुपात √3 अनुपात ये 1 बनेगा।
1√3 और 2 का रेशियो बन जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी कोण दिया हो तो मैं उनके साइन से कोणों का अनुपात निकाल लूं, यानी साइन ऑफ दैट कोण, और उनका अगर मैं अनुपात निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे ही 45 45 90 का अनुपात निकालूं, ये मान लो 45 डिग्री है, ये मान लो 45 डिग्री है, और ये मान लो 90 डिग्री है ना। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। बताओ एबीसी का रेशियो कितना होगा। तो भाई एबीसी का रेशियो निकालने के लिए ए के सामने का कोण कौन सा है, 90, तो साइन 90, ठीक है। बी के सामने का कोण कौन सा है, 45, तो साइन 45, और सी के सामने का कोण कौन सा है, 45, तो ये भी कितना हो गया, साइन 45 हो गया। तीनों पता चल गए। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है। अगर मैं पूरे में √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, √2:1 का रेशियो मिल जाएगा। ये भुजाओं में अनुपात है। तो ऐसे ही हम किसी भी कोण को अनुपातिक मान में बदल सकते हैं भुजाओं के। क्लियर है इतनी बात। तो ये साइन रूल ये मान के चलो कि क्या है, आत्मा है दोस्तों। पूरी जो आप ये पढ़ने वाले हो अभी ना, ये पूरा का पूरा त्रिभुज त्रिभुज, ये सब अगर हम साइन रूल के बेस पर करेंगे तो बहुत आसानी से हल होगा। तो साइन रूल बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं, इसको ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोसाइन रूल की। तो ये कोसाइन रूल क्या होता है, जरा देखो। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको कॉस रूल भी कहते हैं, कोसाइन का मतलब कॉस ही होता है। तो ये ए, ये बी और ये सी। कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ठीक है। तो जब मैं कोण ए की बात कर रहा हूं, जरा देखो, तो कॉस ए लिखूंगा यहां पे। ये भुजाओं को निकालने के लिए काम आता है। कॉस ए कितना हो जाएगा, तो कोण ए के सामने की भुजा को भी छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बाकी दोनों जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योगफल करो, b² + c², और फिर जो इसके सामने की भुजा है उसका वर्ग इसमें से घटा दो, घटा दिया, अपॉन ये जो दोनों भुजाएं हैं बाकी उनको, यानी 2bc। ऐसे अगर मैं cos b लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो b के सामने की भुजा कौन सी है, ये b कोण के सामने की भुजा कौन सी है, स्मॉल b, इसको छोड़ दो, बाकी ac को ले लो। तो क्या लिखेंगे, a² + c² माइनस b² जो इसके सामने की है, अपॉन, और ये जो दोनों भुजाएं थी ना वही 2 × ac, ये cos b हो जाएगा। ऐसे अगर मैं cos c निकालूं दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, तो कोण c के सामने की भुजा स्मॉल c, इसको छोड़ दो, a² + b² और फिर इसके सामने वाली भुजा को माइनस कर दो, अपॉन फिर इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई, यानी 2ab। तो ये आपका कॉस रूल है, ठीक है। ये भी कैसे आएगा, बिल्कुल उसी तरह से आएगा, अगर मैं यहाँ पे लंब डाल दूं और कॉस थीटा लगा दूं तो इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, इसको आप समझ गए हो। तो ये तीनों बातों को ध्यान रखना, कॉस रूल और साइन रूल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी हमें, जैसे मान लो एक कोण दे दिया, मान लो कोण भी दे दिया है ना, और ये दोनों भुजाएं दे दी, तो मैं ये सामने वाला कोण निकाल सकता हूं आसानी से, ये सामने वाली भुजा निकाल सकता हूं। मतलब कि अगर मुझे 3 भुजा पता है तो मैं कोण निकाल सकता हूं कोई भी, और मुझे कोई भी 2 भुजा एक कोण पता है तो मैं डायरेक्टली तीसरा वाला भुजा भी निकाल सकता हूं। इसका भी बहुत बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, इसको भी ध्यान रखना आप। लेकिन साइन रूल को तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। साइन रूल जो हमने पढ़ा है उसको भूलना ही नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कॉस रूल को भी ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखो, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरम, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। एप्लीकेशन में समझाऊंगा, लेकिन जितना मैं बताता चल रहा हूं उतना आप पढ़ते चलो केवल अच्छे से। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं दोस्तों। देखो त्रिभुज जो होता है ना, वो बेसिकली कोणों से मिलकर बना होता है और भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब कि त्रिभुज कोणों के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं और भुजाओं के आधार पर भी। तो पहला जो हमारा त्रिभुज होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और हमने डिवाइड किया है किसके बेस पर, इसको एंगल्स के बेस पर, यानी कोणों के आधार पर। यानी जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण हमारे कैसे हो जाएं, न्यून कोण हो जाएं, 90 डिग्री से छोटे हो जाएं, तो उनको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर इतनी बात। आगे अभी हम लोग न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय भी पढ़ेंगे। सब कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाए, तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण कहते हैं इसको, है ना। और बाकी कोई भी लंब और आधार हो सकती है, ये भी लंब हो सकती है और ये भी लंब हो सकती है। तो हम जिस कोण की बात, मैंने अगर आर कोण की बात की तो आर के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। अगर मैंने पी कोण की बात कर दी तो पी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब आधार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिस कोण की बात करेंगे वो लंब हो जाएगा, जिस कोण की बात नहीं करेंगे वो आधार हो जाएगा। अब जरा एक बात समझो, पिछले वाले में आओ जरा, इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में न्यून कोण त्रिभुज में आप ये बताओ, कोई भी एक त्रिभुज
का जो अगर न्यून कोण है तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, यानी कि क्या संभव कोण है कि मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम कोण कितना हो सकता है किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का, यदि जितने भी एंगल्स हैं वो किसमें हो, पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो। तो बताओ मैक्सिमम एंगल क्या होगा। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं होता है। मैक्सिमम एंगल 178 हो सकता है, तो इसको मैं 1 डिग्री ले लूंगा, इसको 1 डिग्री ले लूंगा। बात क्लियर हो रही है। ये मैक्सिमम 178 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात। अगर आप इसको 179 ले लोगे ना, तो आपको एक अगर 1 भी ले लोगे, दूसरा 0 लेना पड़ेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में जो मैक्सिमम एंगल है वो 178 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अब जरा एक बात बताओ, क्या अगर 178 ले लें तो न्यून कोण बनेगा? कभी नहीं बनेगा। न्यून कोण की क्या परिभाषा है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये तो मैं जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं किसी भी त्रिभुज में, लेकिन हमें न्यून कोण में बताना है। न्यून कोण में जितने भी कोण है वो 90 से बड़े हो ही नहीं सकते, 90 ही नहीं हो सकते, 90 से छोटे ही होंगे ना। तो 90 से अगर छोटे होंगे भाई साहब, तब क्या लोगे, इसको अगर 89 ले लो तो बाकी दोनों कितने कितने लोगे, बाकी दोनों भाई मान लो इसको भी 89 ले लिया, कितने हो गए 89 हो गया हमारा 178। तो इसको 2 डिग्री लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 90 ले नहीं सकते, 89 ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं, क्या 88 भी लेके काम चल जाएगा। अगर इसको 88 ले लें, और इसको 2 ही रखें, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी मैक्सिमम कोण कितना हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। बात क्लियर हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम कोण किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में कितना हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। क्लियर। चलो 90 डिग्री में ध्यान रखो, कोई भी एक कोण ही 90 हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि दो कोण 90 ले लोगे, अगर दोनों कोण 90 ले लिया भैया तो 90 90 180, तीसरा कोण 0 लेना पड़ेगा। इसलिए एक ही कोण हम 90 ले सकते हैं, बाकी कोण को 90 नहीं ले सकते हैं। तो जिसमें से कोई भी एक एंगल, एनी एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा समकोण बनेगा। ठीक है। और 90 के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और देखो ये 90 सबसे बड़ा कोण है, इसमें इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, इसलिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है यहाँ पे। चलो तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। जब किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, है ना, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए कोई भी एक कोण, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसके सामने की भुजा भी देखो कितनी बड़ी है, ठीक है नहीं। तो ये न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये हमारे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। किसके आधार पर, हमारे कोणों के आधार पर। चलो आगे जरा समझो। अब ये देखो पाइथागोरस की प्रमेय, आपने पाइथागोरस की प्रमेय तो पढ़ी है। बेसिकली ये पाइथागोरस ने इसको चुराई हुई है। ये प्रमेय आप जानती हो ब्रह्मगुप्त ने बनाई हुई थी। क्या है पाइथागोरस की प्रमेय, जरा समझो। पहले तो आप जरा ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है इसको समझो कि हम पता कैसे करते हैं कि कोई भी त्रिभुज हमारा अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समकोण है। जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो जाए तो त्रिभुज क्या बनता है, अधिक कोण बनता है। जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों जो भुजाएं बाकी की हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो कैसा बनता है, न्यून कोण बनता है। ये प्रॉपर्टीज है किसकी, एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय से जो हम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी निकालते हैं कि भाई त्रिभुज किस टाइप का होगा। हमने देखा भी ना कि 3 तरह की अगर भुजाएं होंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समकोण है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर जो बची दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग से बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज कैसा बनेगा, अधिक कोण बनेगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो त्रिभुज कैसा बनेगा, हमारा न्यून कोण बनेगा। और अगर बराबर हो गए तो वही क्या हो जाएगा, समकोण। भाई पाइथागोरस कुछ और थोड़ी ना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण ही तो है। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों वर्गों के योग के बराबर है, भुजाओं के वर्गों के योग के। यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। होता है कि नहीं होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज बना ये कैसा बन गया है, समकोण बन गया है। क्यों, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है,
है कि नहीं है? तो वही तो प्रॉपर्टी है हमारी भाई कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। बड़ा हो गया तो त्रिभुज अधिक कोण, छोटा हो गया तो त्रिभुज न्यून कोण। तो आपको तीन भुजा देकर त्रिभुज पता करता है कि बताओ त्रिभुज कैसा बनेगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि बताओ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना, तीन हमारी भुजाएं हैं, त्रिभुज किस प्रकार का होगा? सबसे बड़ी भुजा को पकड़ो, 5 को पकड़ लो, कितना हो गया? 25, 5 का वर्ग। इन दोनों का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 को जोड़ दो, कितना हो गया? 25। दोनों का वर्ग बराबर हो रहा है, इसका मतलब त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। क्लियर हो रही बात? कुछ और जरा बातें समझते हैं यहाँ पे। मान लो एक त्रिभुज हमारा दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, तीसरा दे दिया गया 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज कैसा बनेगा? तो पहले ये बताओ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कैसे बनेगा भाई? 12 और 7 का योगफल कितना हो गया? 19। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा है, बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज बनने की प्रॉपर्टी ही फेल हो गई यहाँ पे। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो छोटा बड़ा करके अधिक कोण न्यून कोण कहां से बना लेंगे, है ना? तो सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो आप सबसे पहले चेक करिए कि त्रिभुजमय बना है कि नहीं बना है। देखो इन दोनों का योगफल, भाई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा। इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 19 हो गया। तीसरी भुजा से छोटा है, त्रिभुज नहीं बनेगा। चलो आगे देखते हैं जरा। मान लो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, बताओ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? 12 5 17, 14 से बड़ा होता है। 14 12 कितना हो गया हमारा? 14 12 हो गया हमारा 28। भाई तो सीधी सी बात है 5 से बड़ा ही होगा। और 14 प्लस 5 12 से बड़ा होगा, तो त्रिभुज तो बनेगा, है ना? अब अगर त्रिभुज बनेगा तो सबसे बड़ी भुजा पकड़ लो 14, इसका स्क्वायर 196, इन दोनों का वर्ग 25 और 144, इनका योगफल 169। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है ये बड़ा है बाकी दोनों के वर्गों के योग से। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के योग से बड़ा होता है तो वो अधिक कोण बनता है। तो त्रिभुज कैसा बनेगा? अधिक कोण बनेगा। क्लियर है? तो मैं देख के बता सकता हूं कि त्रिभुज किस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, चलो एक और लो। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, बताओ त्रिभुज कैसा बनेगा? सबसे बड़ी भुजा 15, स्क्वायर कर दो 225, 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144, जोड़ दो कितना हो गया? 4 4 8, 6 4 10, 208, है ना? 208 225 से छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, और बड़ा है तो त्रिभुज कैसा? अधिक कोण। तो मेरे ख्याल से आप इतना तो समझ गए कि त्रिभुज किस प्रकार से बनता है और कैसे हम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, है ना? तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना, साथ में साइन रूल और कॉस रूल को ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बात? अब जरा बात करते हैं, ये जो हमारे पाइथागोरस होते हैं भाई साहब, इनकी कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको ध्यान रखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका इस्तेमाल खूब तगड़े से करते हैं। ट्रिपलेट्स क्या है? जैसे मान लो अगर मैंने बोला यहाँ पे कि भाई अगर हमारा त्रिभुज है तो अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा, है ना? तो इसमें से मैं लंब को ले रहा हूं, आधार को ले रहा हूं और कर्ण को ले रहा हूं, है ना? हमारे तीन तरह के भुजाएं हो गई। कर्ण और लंब, कर्ण और ये आधार और लंब कुछ भी हो सकते हैं, ये आसपास में बदल भी सकते हैं। एक ट्रिपलेट मेरा बनता है 3 4 5 का। मैं भी बता रहा हूं क्या क्या है, ये रेशियोज है, ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट के रेशियोज हैं। ठीक है, एक 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, एक 8 15 17 का बनता है, एक बनता है हमारा 7 24 25 का, एक बनता है हमारा 20 21 और 29 का, एक बनता है 11 60 और 61 का। तो कम से कम ये 6 ट्रिपलेट्स तो ध्यान रखो। ठीक है, इन ट्रिपलेट्स को समझना है और कैसे ध्यान रखना है। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हमारी? यहाँ पे कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएंगी। इनके रेशियो में कोई भी ये रेशियो है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये खुद ही एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब ये क्या हो गया? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 5 का वर्ग 25, बाकी दोनों का वर्ग, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 बराबर 25 हो रहा है। इसका मतलब ये समकोण बना रहा है। इसमें अगर मैं किसी भी निश्चित संख्या से गुणा कर दूं तो भी समकोण बनेगा। मैंने इसमें 10 से गुणा कर दिया, 30 40 50, समकोण बनेगा, चेक कर लो। मैंने इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो 0.6, ये हो जाएगा मेरा 0.8 और ये हो जाएगा मेरा 1, तो भी ये कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। आप चेक करके देख लो। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो मैंने आपको ट्रिपलेट्स दिए हैं इनको अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं
और ट्रिपलेट के बेस पर कई सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। मैं इस ट्रिपलेट पर ही एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत हो आप। लेकिन अभी के लिए आप इसको केवल ध्यान रखो कि ट्रिपलेट जैसा हमने कुछ पढ़ा था, इस ट्रिपलेट पर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो दूंगा और समझाऊंगा आपको कि कैसे ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अगर जानना, अगर इनको याद नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर पाइथागोरस लगाते रहोगे और टाइम लगेगा वहां पे। तो अभी के लिए आप केवल ये ट्रिपलेट्स को ध्यान रखो, नोट कर लो अपने पास। मैं ट्रिपलेट पर एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया जाता है पेपर्स में, है ना। क्वेश्चन को ट्रिपलेट के माध्यम से सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इन 6 के 6 ट्रिपलेट्स को याद रखो, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 11 60 और 61। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है ये? न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल थ्योरम, है ना। दो प्रमेय हमने पहली पढ़ रखी हैं, याद करो, समांतर वाली। ये हमारी तीसरी प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? थर्ड प्रमेय है। अब ये प्रमेय है क्या, जरा समझो। मैंने ये कोण बी को मान लिया यहां पे क्या, कि ये न्यून कोण है। ये क्या है? ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये एसी है। कोण ए से मैंने इस पर लंब डाल दिया है। ठीक है, ध्यान रखो, कोण ए से क्या किया? लंब डाल दिया। तो ये एसी, जो ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा है एसी, तो इसका वर्ग बराबर क्या होगा? पहले देखो, न्यून कोण अगर ये है तो न्यून कोण जो हमारा भी प्रॉपर्टी आई थी वो क्या बोलती थी कि अगर कोई त्रिभुज हमारा न्यून कोण है तो सबसे जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों से जो छोटा होता है ना। तो अगर इसको हमने न्यून कोण माना है तो देखो ये कौन सी, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये एसी है। तो एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, ये जो बाकी दोनों बची भुजाएं हैं, ये वाली ए बी स्क्वायर और ये वाली पूरी बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और माइनस जो हमने लंब डाला है इसको मैंने डी नाम दे दिया यहां पे। तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बीसी, यानी ये जहां से हमने इसकी न्यून कोण की बात की है इससे पहले ये वाली भुजा बीडी और यहीं से लेकर ये पूरी वाली भुजा बीसी। ध्यान रखो कैसे लिखा मैंने, जरा समझो इस बात को। मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने एक लंब डाल दिया कोण ए से सामने वाली भुजा पर, ये परपेंडिकुलर है, ये डी पर है। ठीक है, इस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी बेटा? ये वाली। तो मैंने क्या लिखा? एसी का वर्ग बराबर, बाकी दोनों भुजाएं कौन सी हैं? तो मैंने बोला भाई ये तो ए बी और बीसी है, तो लिख दो ए बी का वर्ग और प्लस बीसी का वर्ग। ठीक है, माइनस 2 बीडी इंटू बीसी, माइनस 2 बीडी कौन सी? ये जहां से हमने जिस कोण की हमने बात की है उस कोण से ये जो लंब डाला इसकी दूरी, यानी ये बीडी ये वाली, और फिर बीसी ये पूरी वाली दूरी। तो 2 बीडी इंटू बीसी, ये आपकी न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है। इस प्रमेय को ध्यान रखो, आपको ये रिलेशन पूछ सकता है। अगर ये लंब डाल दिया, मान लो ए बी दे दिया है ना, बीसी दे दिया, ये लंब डाल के बीडी दे दिया, तो आपसे ये वाला कोण पूछ लेगा, ये वाली भुजा पूछ लेगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय में करते हैं। तो ये प्रमेय कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर है इतनी बात? इसको ध्यान रखो। अच्छा, अब जरा समझो, अगर मैं दूसरे वाले को यहाँ पे लंब डाल दूं, जैसे मान लो मैंने इस वाले कोण को अगर न्यून कोण बोल दिया, तब क्या करेंगे? यहां से लंब डाल दिया, ये हो गया 90 डिग्री, इसको डी पे कट कर दिया। इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बाकी दोनों यानी ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस, अब देखो ये सी डी से लेंगे, है ना, इस वाले पॉइंट से डाला है, इस वाले पॉइंट को लिया है ना न्यून कोण, तो 2 इंटू सी डी और इंटू ये सी से ये पूरी भुजा, यानी कि क्या हो जाएगी हमारी? बीसी। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है। ये डायरेक्टली एग्जाम में 1-2 बार पूछी गई, इसलिए आप इसको ध्यान रखो, न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय के रूप में। जिस कोण को न्यून कोण बोलेंगे उसके सामने की बात करेंगे। अगर इसको न्यून कोण बोले तो इसके सामने की बात करेंगे, इसको न्यून कोण बोले तो इसके सामने की बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे। ऐसी होती है अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय। तो देखो, जिस कोण को अधिक कोण बोलेंगे वहां पे क्या था? केवल माइनस था, यहाँ पे केवल प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं करना। न्यून कोण में माइनस लगा था बीच में, अधिक कोण में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी बात सारी वही है। अब जैसे मान लो ये हमारी एक, अगर हम बोले ये हमारा ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, तो देखो इस कोण को अधिक कोण बोलना है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये है। अब लंब कैसे डालेंगे इसमें? तो लंब मैं यहाँ पे डाल नहीं पाऊंगा, लंब मैं डालता हुआ आभास करूंगा ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे
इस बीसी भुजा को, और यहाँ पे देखो लंब पड़ गया, ये हो गया डी। ठीक है, तो ये एडी अब लंब है किस पर, इस पूरी बीसी पर। तो लंब को जब नहीं डाल सकते अधिक कोण में तो ऐसे बढ़ाकर डालते हैं लंब, ये आगे बढ़ेगी तो इस पर लंब हो जाएगा। ठीक है, ये एडी अब लंब हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से देखो ए बी स्क्वायर, भाई इसके सामने ये अधिक कोण है, इसके सामने वाली भुजा का वर्ग यानी एसी का वर्ग, इसके बराबर हो गया ए बी वर्ग प्लस बीसी वर्ग, और प्लस इस कोण की बात कर रहे थे, यही से डाला है हमने, यही से हमने सब कुछ लिया है। तो इस कोण से बीडी यानी 2BD और इंटू 2BC, ये BC, तो वही हो गया, जहां पे माइनस था वहां पे बस ये प्लस आ गया और कुछ नहीं करना इसमें। तो ये हमारी अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय है। तो इन दोनों प्रमेय को आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के केस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, बहुत बेसिक क्लास थी लेकिन मैंने थोड़ा फास्ट बताया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख लो। एक तो मैंने साइन रूल आपको बताया, दूसरा मैंने आपको कोसाइन रूल बताया, ठीक है, तीसरा मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे क्या कि त्रिभुज अगर बन रहा है तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। उस प्रॉपर्टी में फिर मैंने ये बताया आपको कि भाई त्रिभुज किस प्रकार का होगा, है ना, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और किसके बेस पर, एंगल के बेस पर अभी हमने डिस्कस किया है। अभी हमें भुजाओं के बेस पर डिस्कस करना है, यानी साइड के बेस पर अभी डिस्कस करना है अगले वाले टर्न पे। अच्छा, इसके बाद फिर जब एंगल के बेस पे हमने देखा तो हमने ये भी देखा है वहां पे कि भाई अगर हमें 3 भुजाएं दी है तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारा अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समकोण है। इसको हमने 3 प्रॉपर्टी के रूप में डिस्कस किया। पाइथागोरस प्रमेय देखा और उसकी ट्रिपलेट्स देख ली। ट्रिपलेट्स पर मैं एक वीडियो पूरी की पूरी खुद बनाऊंगा, भी अलग से बनाऊंगा, जिसको आप आसानी से समझ लेंगे तो ट्रिपलेट जो है वो बहुत आसानी से हम अप्लाई करना सीख जाएंगे। इसीलिए ट्रिपलेट पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसके लिए परेशान मत हो आप, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ में हम लोगों ने न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय भी देख ली है। तो इतना आप एक बार डिस्कस कर लो, एक बार पढ़ लो, 2-3 बार समझ लो इसको अच्छे से, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रिपलेट्स को। क्लियर है? चलो, धन्यवाद।